हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के यानी बीपीएससी टीआरई 3 और बीपीएससी टीआरई 4 जो अगस्त 2024 में होगा, उन दोनों एग्जामिनेशन को कवर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, सेलेक्ट होना चाहते हैं 11th और 12th क्लास के टीचर के यानी पीजीटी टीचर के रूप में, तो वहां पर आपको क्या कुछ करना होगा। और उसी सीरीज में हमने यहाँ पर बनाई हुई है, सीरीज में सारे टॉपिक्स में करा रहा हूँ कंटिन्यूअसली। आज भी मैं बात करने वाला हूं इसी विषय में आपसे, बैंकिंग के टॉपिक पर। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की और एक एक सवाल को समझेंगे। अब तक जिस तरह हमने टैक्सेशन, नेशनल इनकम और बाकी सभी चैप्टर्स को कवर किया है। पहला क्वेश्चन है कि सरकारी बैंक जो होते हैं, याद रखिए हमारे देश में 12 बैंक ऐसे हैं वर्तमान में जो कि सरकारी हैं। सरकारी बैंक वो हैं जिनको प्राइवेट से सरकारी में कन्वर्ट किया गया या सरकारी बनाया गया, और ऐसा 2 बार राष्ट्रीयकरण प्रक्रिया के दौरान हुआ। लेकिन जितने भी सरकारी बैंक भारत में हैं, उन सभी के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भारत सरकार करती है। पर किसको बनाया जाना है, इसका चयन करने के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो नाम की एक संगठन संस्था होती है, जिसका नाम अब बदलकर एफएसआईबी यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो कर दिया गया। सरकारी बैंक और सरकारी बीमा कंपनियां इनके अध्यक्ष का चयन करती है, नियुक्ति सरकार करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र के तहत पीएसएल के लोन दिए जाते हैं। पीएसएल क्या होता है समझना ध्यान से। पीएसएल यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब जिनको लोन देना जरूरी है, और हमेशा रूल बनाया आरबीआई की तरफ से कि टोटल लोन का 40% जो होगा वो पीएसएल कैटेगरी वालों को हर बैंक देगा। इसमें एग्रीकल्चर आता है, इसमें एजुकेशन है, इसमें होम लोन है, इसके अंदर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी है, गरीब लोग आते हैं, एमएसएमई आता है, एक्सपोर्ट आता है, ये स्टार्टअप को इंक्लूड करता है। यानी कुल मिलाकर जो पिछड़ा वर्ग है जिसको लोन की अधिक आवश्यकता, उसके लिए 40% का जो रिजर्वेशन रूल बनाया गया, उसमें लोन टू माइनॉरिटी भी आता है, उसमें लोन एजुकेशन का भी है, लोन टू रिन्यूएबल एनर्जी है, और जो ओवर ड्राफ्ट होता है यानी एक्स्ट्रा पैसा निकल सकता है जनधन के तहत, उसको भी शामिल किया जाता है। सारे ही सही होंगे। कितना परसेंट होता है पीएसएल कैटेगरी में? 40% टोटल लोन का। भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा कार्य नहीं है? आरबीआई जो 1935 में बना है, 1949 में नेशनलाइज हुआ है, सरकारी बना है, वो सारे नोट और सिक्कों को जारी करता है ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ नोट और सिक्के जो होते हैं वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। ये सभी नोटों का वितरण करता है, सिक्कों का वितरण करता है, मौद्रिक नीति बनाता है, और आईएमएफ के अंदर एक इंडियन मेंबर के रूप में काम करता है, लेकिन सारी करेंसी इशू करता है। ये बात गलत है। 1 रुपए का नोट और कॉइन्स वित्त मंत्रालय भारत सरकार बनाता है। प्रति छाया बैंकिंग किसे कहते हैं? शेडो बैंकिंग क्या होती है? देखो, शेडो बैंकिंग का मतलब है जो बैंक नहीं है पर उसकी शेडो का काम करते हैं। अर्थात जो बैंक नहीं बल्कि नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, जब वो भी बैंकिंग का काम शुरू करते हैं, नॉन बैंकिंग वाले इंस्टीट्यूशन, तो हम कहेंगे कि उन इंस्टीट्यूशन के द्वारा बैंकिंग करने को ही शेडो कहा जाएगा। यानी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के द्वारा वित्तीय अन्य गतिविधियां करना शेडो बैंकिंग है। आरबीआई को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? वाई आरबीआई इज कॉल्ड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, क्यों कहा जाता है सर? देखो, जब बैंक संकट में होता, बैंक सिर्फ बैंक और कोई नहीं, जब बैंक संकट में हो तो उसकी हेल्प करना, उसको पैसा, उसको लोन, उसको ग्रांट देना, यह काम आरबीआई करता है। तो आरबीआई व्यापारों को पैसा नहीं देता, व्यापार उद्योगों के लिए पैसा नहीं देता है। आरबीआई यहां पर बजट घाटे के लिए देता है, पर वो वित्त अंतिम ऋणदाते में नहीं आता। आरबीआई द्वारा बैंकों को जब क्राइसिस के दौर में लोन देना हो तो उसी को आपने कहा कि सर हम उसे अंतिम ऋणदाता आरबीआई को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक यानी इकोनॉमी में जो मनी की सप्लाई, मनी का फ्लो है, वो किससे बढ़ता है? देखो, ये 2 चीजें याद रखने की है। मनी का फ्लो, मनी की सप्लाई, मुद्रा गुणक 2 चीजों से बढ़ता है। जो कैश रिजर्व रेशो आरबीआई के पास रखते हैं वो जितना कम हो या फिर डिपॉजिट जितना ज्यादा हो, सीआरआर की वैल्यू कम हो या डिपॉजिट वाला अमाउंट ज्यादा हो। और डिपॉजिट का अमाउंट ज्यादा होगा जब लोगों को बैंकिंग की आदत होगी, लोग बैंक में जमा करेंगे। सीआरआर में वृद्धि नहीं होनी चाहिए,
मैंने कहा था सीआरआर में या तो कमी हो, सीआरआर में कमी हो जाए या फिर लोगों की बैंकिंग की आदत में वृद्धि हो जाए, जमा बढ़ जाए। 14 दिनों से अधिक की अवधि के लिए जब धन उधार दिया जाए एक बैंक के द्वारा किसी अदर बैंक को, तो उसे क्या कहते हैं? जब एक बैंक किसी दूसरे बैंक को एक दिन का उधार देता, एक दिन का, उसे कॉल मनी कहते हैं। जब एक बैंक दूसरे बैंक को उधार देता 2 से लेकर 14 दिन का, उसे नोटिस मनी कहते हैं। और जब एक बैंक किसी दूसरे बैंक को उधार देता है 14 दिनों से ज्यादा, 364 दिनों तक के लिए, 365 दिनों तक के लिए, उसे टर्म मनी कहते हैं। अगर कोई भी धनराशि बैंक में जमा की जाती है और हम उससे ज्यादा निकाल लेते हैं, अमूमन मैंने कहा जनधन में 10,000 रुपए तक एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, और करंट अकाउंट जो बिजनेसमैन का अकाउंट होता है उसमें यह फीचर होती है कि जितना जमा है वो उससे भी ज्यादा विड्रॉल कर लेते हैं, एक्स्ट्रा वाला अमाउंट बाद में देना होता है, यानी चार्ज के साथ पे करना है। लेकिन इस एक्स्ट्रा निकाले हुए अमाउंट को ओवरड्राफ्ट कहते हैं। कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है वो क्या नहीं कर सकती? देखो, बैंक अलग काम करते हैं, एनबीएफसीज भी होती है, फाइनेंस कंपनियां देश में होती हैं, वो कंपनी एक्ट के तहत बनती हैं। आरबीआई मैनेज करता है उनको भी, लेकिन वो लोन देने का काम करती है। वो जमा भी करती है तो सिर्फ फिक्स डिपॉजिट करते हैं, यानी टर्म डिपॉजिट करती हैं, सेविंग करंट अकाउंट ओपन नहीं करती। वो किसी को चेक इशू नहीं करते, डिमांड ड्राफ्ट इशू नहीं करते, याद रखना। और जो पैसा उनमें जमा होता है उसका इंश्योरेंस भी नहीं होता। शायद ये सवाल एक बना हुआ है इससे पहले कि जो बैंक में पैसा रखते हैं उसका इंश्योरेंस कौन करता है? DICGC करता है, याद रखना। तो यहां पर याद रखो, तो ये लोन नहीं दे सकते क्या? तो आप कहोगे दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बैंक्स बोरो कर सकते हैं, लेकिन जनता से डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते, यानी सेविंग और करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। ऐसी परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों को क्या कहते हैं जो हम किसी लोन के बदले में, किसी भी कर्ज के बदले में, ऋण के बदले में गिरवी रखते हैं? तो जब किसी लोन के बदले में कोई चीज गिरवी रखी जाती है उसी को कोलेट्रल कहा जाता है। किसी भी लोन के बदले में किसी चीज का गिरवी रखना उसे कोलेट्रल कहा जाता है। किसी सूक्ष्म वित्त कंपनी से उधार लेने वाली कंपनी, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, याद रखना छोटी कंपनियां होती हैं, वो छोटे अमाउंट में गरीबों को लोन देती हैं, ब्याज लगता है लेकिन गारंटी नहीं लेती, कोलेट्रल नहीं लेती। भाई गरीब लोग हैं जिनको 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है, तो याद रखना वो वहां पर क्या होता है सर, वो जमा इससे मना नहीं कर सकते। ये बात गलत बताई गई है सवाल में, क्योंकि पूछा सही नहीं है, तो आप कहोगे ये बात सही नहीं है, क्योंकि वो रिफ्यूज कर सकते हैं, वो मना कर सकते हैं, बिना गारंटी रखे वो लोन ले सकते हैं। इनको भी आरबीआई मैनेज करता है। इनमें कौन सा आरबीआई का एजेंसी वर्क होगा? बैंकों का एजेंसी वर्क होगा। देखो, बैंक जो काम करते हैं, जमा लेना, लोन जमा करना, लोन देना और क्रेडिट क्रिएट करना, ये सब बैंकों के काम हैं। बैंक अपना फंड ट्रांसफर भी कर रहे होते हैं, बैंक चेक भी देते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब बैंकों के काम है। जब बैंक कोई थर्ड पार्टी का काम करे तो एजेंट हो गया, उसको एजेंसी कहते हैं। जो अपना काम नहीं है, जैसे टैक्स लेना, ये टैक्स डिपार्टमेंट का काम है, भारत सरकार का काम है। अब लोग टैक्स जमा करते हैं बैंकों के माध्यम से। जो टैक्स जमा करते हैं वो किससे करते हैं? आप कहोगे सर बैंक के थ्रू करते हैं, क्योंकि भाई बैंक में जमा होगा तो पहुंचेगा डिपार्टमेंट में, ये एजेंसी वर्क हो जाता है। अच्छा, अगर आपको ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं मेरे साथ और आपको बैंकिंग का एक्सपर्ट यानी इस बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए यानी आपको तैयारी करनी है, और अगर आप 11th 12th के लिए पीजीटी में जा रहे हो, बिहार के टीआरई 3 के लिए जा रहे हो, तो फिर इस लाइव प्रैक्टिस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। ये प्रैक्टिस बैच है, लाइव क्लास होती है इसके अंदर। और याद रखो, इसमें कंटेंट क्लासेस भी दे रखी हैं, वीओडी फॉर्म यानी कि रिकॉर्डेड क्लास, सारी कंटेंट क्लास हैं। आपको लाइव से पहले कंटेंट पढ़ना हो तो वो पढ़ने की सुविधा इसमें होगी, नोट्स अवेलेबल होंगे, लाइव क्लास होगी, उसके नोट्स अवेलेबल होंगे, बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी यहाँ पर। तो ये छोटे छोटे सेगमेंट में लेकर आ रहा हूँ, वो इसके लिए आपको करना, और इस पर आप एनरोल करेंगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट करने को मिलेगा। अगला सवाल है, करेंसी एंड फाइनेंस नामक एक रिपोर्ट लाई जाती है वार्षिक आधार पर, यानी प्रति वर्ष। ये रिपोर्ट किसकी हो सकती है? करेंसी और फाइनेंस को लेकर जो रिपोर्ट लाई जाती है वो आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। आरबीआई के द्वारा कौन सा कार्य व्यापारिक बैंक का नहीं है? व्यापारिक बैंक जो है वो कौन सा काम नहीं करते? तो याद रखना, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, क्योंकि जमा करते हैं, लोन देते हैं, क्रेडिट क्रिएट होता है।
ट्रैवलर्स चेक लेकर आते हैं, ठीक है बिल्कुल। इश्यूइंग करेंसी, करेंसी जारी करना जो है कमर्शियल बैंकों का काम नहीं है, क्योंकि ये काम किसका है, ये काम आरबीआई का है या फिर भारत सरकार का है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके किस बैंक का गठन किया गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा, उसका जब राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जुलाई 1955 में, 1955 एक्ट लाया गया और उसके बाद इसको बदलकर एसबीआई कर दिया गया। इंपीरियल बैंक 1921 से काम कर रहा था, 1955 में एसबीआई बन गया। कौन सा एक बैंक साख सर्जन का काम करता है? देखो, पैसे को जमा करके लोन देना, जो ये करेगा वो साख सर्जन करेगा, उसका कंट्रोल आरबीआई करेगा, याद रखना। सर्जन करेगा वो जो कमर्शियल बैंक होगा, जो जनता से डील करते हैं, वो कौन से बैंक होते हैं? वो कमर्शियल बैंक होते हैं। कोऑपरेटिव भी करते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव भी जनता से डील करते हैं। ऑप्शन में अगर कोऑपरेटिव हो तो दोनों हो सकते हैं। फिर ग्राम स्तर पर ऋण किसके द्वारा वितरित होते हैं? ग्राम स्तर पर जब ऋण वितरित होते हैं, गांव में जो वितरित होते हैं, देखो, नाबार्ड देता है राज्य के कोऑपरेटिव को, वो देता है डिस्ट्रिक्ट के कोऑपरेटिव को, वो देता है प्राइमरी यानी ग्राम स्तर पर, जिसको प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी या प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण शाख के लिए संस्थागत स्रोत नहीं है, यानी ग्रामीण शाख मतलब गांव में लोन के लिए संस्थागत नहीं, ऑर्गेनाइज नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है, तो आप कहोगे देशी बैंकर, यानी जो हमारे महाजन होते, मनी लेंडर होते हैं, जो गांव में सुखी लाला जैसे लोग होते हैं ना, वो लोग जो होते देशी बैंकर कहलाते हैं, वो लोग इसमें शामिल नहीं होते, क्योंकि अपने नियमों पे चलते, इनका कोई कानून के नियम लागू नहीं होते। लीड बैंक योजना जो लाई गई, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यह योजना 1969 में लाई गई थी लीड बैंक के नाम से, और इस लीड बैंक योजना में कहा गया था, याद रखना, कि बेसिक तौर पर जो हमारे ऐसे बैंक हैं सारे जिलों के अंदर, उनका एक लीडर बैंक चुना जाएगा। हर जिले के बैंकों का एक लीडर बैंक चुना जाएगा, एक अग्रणी बैंक चुना जाएगा लीड करने के लिए। उसी को आपने कहा था जो वहां पर प्लानिंग को काम करेगा, क्रेडिट पॉलिसीज को लेकर, लीड बैंक इसकी। ये डीआर गाडगिल द्वारा लाई गई थी। भारत में विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण कौन करता है? जो भी भारत में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आता है, उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना, यह आरबीआई का काम है, और हर सप्ताह इसकी रिपोर्ट आती है। और भारत इस समय विदेशी मुद्रा के मामले में, भंडार के मामले में दुनिया में चौथा सबसे बड़ा देश है। 600 बिलियन डॉलर के करीब है, बदलता रहता हर सप्ताह में। हरित बैंकिंग का अर्थ क्या होता है? ग्रीन बैंकिंग किसे कहा जाता है? ग्रीन बैंकिंग जो हमारी होती है, याद रखना, ग्रीन बैंकिंग कहते हैं वो प्रोजेक्ट जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, उनमें इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए लोन देना। ग्रीन बैंकिंग का मतलब है पर्यावरण सहिष्णु परियोजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध कराना, सिर्फ सिंचाई वगैरह की बात नहीं है। बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? जितने भी बैंक है हमारे देश में, उनकी आय है जो, उसका मुख्य स्रोत क्या है? तो बैंकों की आय का मुख्य स्रोत जो होगा वो उनका लोन पर ब्याज कमाना होगा। कोई बीमा कंपनी है और वो एजेंट के रूप में बीमा उत्पाद बेचने वाली कंपनी बैंक के रूप में काम करे, बैंकों में बीमा उत्पाद को बेचने की व्यवस्था हो, बैंक से इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जाए, तो उसको बैंक का इंश्योरेंस कहते हैं। बैंक और इंश्योरेंस कंपनी का मिलकर काम करने को बैंक का इंश्योरेंस कहा जाता है। बेसल एक नियम है जो बैंकों पर लागू होते हैं, इंटरनेशनल बताए गए नियम हैं, जो कि कोई भी देश चाहे तो अपने बैंकों पर अप्लाई कर सकता है, जो कि बैंकों की स्टेबिलिटी के लिए, बैंकों की मजबूती के लिए नियम बनाए गए, बैंकिंग से रिलेट करते हैं बेसल नियम। बेसल एक शहर का नाम है स्विट्जरलैंड में, उस पर आधारित यह नियम है। और कौन सा मंच है जो बैंकों को सेवाओं को खिलाफ शिकायत दर्ज करता है? यानी अगर आपको बैंक में कोई शिकायत है बैंक के खिलाफ, तो आप किसके पास उसकी कंप्लेंट करने जा सकते हो? अगर बैंक में आपको शिकायत करनी है तो एक बैंकिंग ओम्बड्समैन होता है, जिसके पास आप शिकायत करो। हर एक शहर के अंदर, हर राज्य के एक शहर में, जैसे बिहार का पटना में होगा, ऐसे तमाम जगहों पर, दिल्ली मुंबई में होंगे, यूपी का कानपुर में होगा, ये आपके पास बैंकिंग लोकपाल बैठेगा, ओम्बड्समैन होगा, और वो आपकी समस्याओं को सुनने का काम करेगा बैंकिंग संबंधित। ये सब बातें आपको याद रखनी, और प्रॉपर इंफॉर्मेशन है तो बैच को ज्वाइन करना होगा। कैरियर विल ऐप डाउनलोड करें, रजिस्ट्रेशन करें अपना, उसके बाद लाइव क्लास की टीचिंग कैटेगरी में जाएं,
और उसके बाद आप इस बैच को ज्वाइन कर लें। जस्ट 999 रुपीज़ में आपके बिहार शिक्षक में शामिल होने का जो सपना है, उम्मीद करते हैं वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।